बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ को अब खुद कमान संभालनी पड़ रही है। आज भिंड में जन आक्रोश सभा में कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अपने 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मकसद ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के हाथ फिर से मजबूत करने का है। उधर बीजेपी ने चुनाव के समय भिंड मुरैना की याद आने की बात कही। वहीं एक दिन पहले जैन मुनि के ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य में सीएम बनने के आशीर्वाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। तो आप देखिए कि ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर के जिस तरह से कमलनाथ सक्रिय हुए हैं और कांग्रेस महिला कांग्रेस में जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, बीजेपी निशाना साध रही है, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों गर्मी पा चुकी है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा है कमलनाथ ने। उसके अलावा बीजेपी उन पर क्या कुछ निशाने साध रही है और भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, वारे किसान के बेटे, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ये ऐसा प्रदेश, कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने, कौन सी चुनौती नहीं। जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक निशाना साधा जा रहा है। और अब सुनते हैं कि किस तरह से जब जैन संत मुनि ने आशीर्वाद दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को भविष्य के सीएम बनने का, तो कांग्रेस जो है उस पर लेकर के वार कर रही थी और बीजेपी ने बचाव कैसे किया है, यह भी सुनना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सदा ही साधु संतों, आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद रहा है, कृपा रही है। और इसीलिए लगातार साधु संत हमारे नेताओं को आशीर्वाद देते रहते हैं, क्योंकि आकांक्षा और अपेक्षा केवल सामान्य नागरिकों की नहीं, अपितु जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त जन हैं, उनकी भी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं समाज कल्याण की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। इनके अर्थ इसी तौर पर लिया जाने चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, श्रीमान कमलनाथ जी और तमाम प्रकार के नेता हैं, इनको ऐसे आशीष नहीं मिला करते। और किस आशीर्वाद की बात कर रहे थे आपको दिखा देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैन संत ने कैसे आशीर्वाद दिया था, जिसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं निशाने साध रही थी। आइए दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भविष्य में सीएम बनने का आशीर्वाद देने वाला वो पूरा वाक्य क्या था। अभी लोग वहां चर्चा करते हैं हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। अभी लोग वहां चर्चा करते हैं हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। और आइए क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ कांग्रेस का मजबूत करेंगे हाथ, कितना फायदा होगा इस दौरे से। महिला कांग्रेस कमेटी भंग, कांग्रेस में कुर्सी बचाने की जंग, सिंधिया को सीएम बनने का आशीर्वाद, बीजेपी में भी क्या होगा विवाद, यह भी बड़ा सवाल है। एमपी में सत्ता की लड़ाई, किसको मिलेगी मलाई। अब कुल मिलाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से जो कांग्रेस का बड़ा गैप ग्वालियर चंबल अंचल में बना है और उसे देखते हुए कांग्रेस को वहां बहुत मेहनत करनी है, जिसकी कमान खुद कमलनाथ ने संभाल चुके हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निशंक जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशंक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं निशंक जी आपके पास आता हूं। निशंक जी, लगभग माना जाता है कि पूरी कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल के जो बड़े चेहरे थे वो मूव कर गए हैं बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जो दो चार लोग रह भी गए हैं वो भी तारीफें कर रहे हैं। कल हमने देखा था सिकरवार जी को किस तरह से वो तारीफ कर रहे थे सिंधिया जी की। तो क्या कांग्रेस को अब जाकर के एहसास हुआ है कि उस इलाके में बहुत काम करना है और खुद कमलनाथ जी कमान संभालेंगे वहां? आप देखिए, कमलनाथ जी के चाहे ग्वालियर का दौरा हो,
भिंड का दौरा हो, किस कदर जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि ग्वालियर क्षेत्र की जनता चाहती है कि परिवर्तन जल्दी हो और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। यह चाहे ग्वालियर क्षेत्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की बात करें, जिस तरह का कमलनाथ जी की सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, भाजपा के झूठे वादों से परेशान है, उससे तो ऐसा लगता है कि यदि कल ही चुनाव आ जाए तो जनता कल ही कांग्रेस का बटन दबाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दे। ठीक है, दीपक जोशी जी आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सीएम बनने का भविष्य में आशीर्वाद मिला है, इस आशीर्वाद को लेकर के बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, देखिए, संत महात्मा हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं और सिंधिया जी के आभा मंडल के अनुरूप अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो हमें लगता है कि इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं कह सकता हूं कि साधु संत हमेशा आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ने का मौका देते हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। ये पार्टी संगठन का तो कोई विचार नहीं है, आध्यात्मिक संत ने आशीर्वाद के रूप में दिया है और हम तो चाहेंगे कि कहीं न कहीं आशीर्वाद फल फूले और मध्य प्रदेश का विकास में जो उन्होंने अभी तक काम किया है और अग्रणी रूप से काम करेंगे। ठीक है, और दीपक जी मुझे यह बताइए कि ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि हमने देखा कि सिंधिया जी के साथ वहां से काफी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग आ गए और सिकरवार जी जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस विधायक होते हुए भी, आपको लगता है कि ये आमद अभी और भी आगे जारी रह सकती है और आने का सिलसिला रहेगा कांग्रेस से बीजेपी में लोगों के? नहीं, देखिए, सिंधिया जी के साथ जो लोग आए उसके बाद जिन लोगों ने देखा कि कांग्रेस की क्या स्थिति आज के दौर में जी, ऐसी दृष्टि में पूरे भारत में कांग्रेस में बहुत बड़ा बिखराव है। कांग्रेस छोड़ के लगातार लोग बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये हमारी लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अच्छे विपक्ष की जो तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस उससे आज भी बच रही है। ठीक है, निशंक जी मुझे एक बात बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि चुनाव के इतने नजदीक हम आ चुके हैं, 1 साल भी नहीं बचा है और अभी हम देख रहे हैं कि महिला कांग्रेस कमेटी को भंग करना पड़ रहा है, विधायक आपके विरोधियों की तारीफ कर रहे हैं, तो जब तक आप पहले घर को तो सुधार लें फिर जंग लड़ें। कहां दिक्कतें हैं तो उनको जल्दी से ठीक क्यों नहीं किया जा रहा अगर कोई दिक्कत है तो? जहां तक महिला कांग्रेस की कांग्रेस संगठन और परिवर्तन की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं और ये उसी की प्रक्रिया है। दूसरी बात, किसी विधायक जी का आपने जिक्र किया, यदि उन्होंने कोई बात कही है तो वो उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में कही है। कई बार एक सामान्य शिष्टाचार होता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो शिष्टाचार के तहत यदि कोई किसी ने बात की है तो उसका अन्यथा राजनीतिक हल ना निकाला जाए, तो किस परिप्रेक्ष्य में कही है यह देखा जाना जरूरी है। निशंक जी कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं और कुछ हमने देखा कि खुद सड़कों पर भी कुछ विवाद मनमुटाव देखते हैं हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, तो कितनी अब तो बहुत गुट भी नहीं बचे हैं, तो कितना संगठित है कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेगी। पूरे नेता और कार्यकर्ता एक मत होकर संकल्पित हैं, सिर्फ संकल्पित हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में हम सरकार बनाएं और इस झूठी, बेईमान और महंगाई विरोधी सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी हो इस प्रदेश से हम विदा करें। दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? क्योंकि अब कांग्रेस धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जो हैं वो खास तौर से संगठन को लेकर बहुत सक्रिय हुए हैं। घर चलो घर चलो अभियान, बूथ तक पहुंच रहे हैं। वो बूथ को लेकर के जिन लोगों ने कमेटियां नहीं बनाई है उन पर कार्रवाई की बात भी कह दी है। तो माइक्रो लेवल पर फोकस अब कांग्रेस हो रही है। और क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने ये सब काम पहले से कर रखा है? बीजेपी सरकारों पे भरोसे काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम निरंतर संगठन के माध्यम से काम करने वाले दल के रूप में पहचान स्थापित कर चुके हैं देश में। आज भी हमारे अभी 1 महीने पहले जो प्रोग्राम हुआ था, बूथ विस्तार का प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत ये बताया गया था कि जहां हमें 50% से कम वोट मिले वहां 50% कैसे करें और जहां हम अच्छे वोटों से जीते और उसको कैसे बढ़ाएं। इस विस्तार के लिए पार्टी ने एक नीति तय करी कि हम पन्ना प्रमुख
पेज के प्रमुख बनाने के साथ साथ पेज की समिति बनाई गई। हमारी बूथ की समितियां थी, लेकिन अब पन्ने की भी समिति बनेगी, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ऐसे 4 लोगों की कमेटी पन्ने पे होगी। अब ऐसे दृष्टिकोण में आप सोच लो कि जितनी गहराई से पार्टी की तैयारी हो रही है, तो पार्टी निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से लगाए रहती है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि जब सिंधिया जी बीजेपी में आए थे, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी हमेशा चुनाव को ही अपना लक्ष्य नहीं मानती। बीजेपी कैसे अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उस चीज को हासिल कर सकती जिसको कि लिए वो पार्टी काम कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता लगातार फील्ड में रहते हैं, चाहे सरकारी योजनाओं बताने के लिए हो, चाहे किसी प्रकार के जो अन्य, जैसे अभी अन्न वितरण का कार्यक्रम हुआ था, हमारे कार्यकर्ता राशन की दुकान पे पहुंचे और बाकायदा मोदी जी और शिवराज जी का फोटो लगाकर हमने वहां बताया कि ये शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आपको दे रही है। हमने सिलेंडरों का जब वितरण किया था, पार्टी उसमें भाग की। तो आज जनहित के योजनाओं में भी बीजेपी लगातार अपनी भागीदारी दिखाती है, लेकिन संगठन के रूप में जो हमारी ये कह सकता हूं कि पार्टी की तीसरी पीढ़ी, आज पहली पीढ़ी हमारी जो है लगभग आज उनमें से ज्यादातर लोग नहीं रहे, कुछ लोग हैं भी। दूसरी पीढ़ी में अभी जो है माननीय नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी, ऐसे लोग हैं। तीसरी पीढ़ी के रूप में वी.डी. शर्मा के रूप में एक नई पीढ़ी की स्थापना बीजेपी ने शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस आज भी 80 से लेके 90 के दशक के बीच के नेताओं को भरोसा करके पार्टी काम कर रही है। और अभी भी इनके जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से कितने धरातल पे, ये निशंक जी खुद सोचे एक बार। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक मजबूत पक्ष होना चाहिए। उसके लिए तैयारी हमें कांग्रेस को करना चाहिए और कांग्रेस को एक अच्छे दल के रूप में उभरे, ये हम सब लोगों की इच्छा भी है। लेकिन कांग्रेस कहाँ करती है वो प्रयास? अभी लोग कह रहे हैं कि झूठे, भ्रष्टाचारी, ऐसे शब्द बीजेपी के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बीजेपी के कौन से नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा? प्रधानमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा। क्या ये कह देने से नहीं होता, करने से होता। हमने, आपको याद होगा नरसिंह राव जी के सामने, मनमोहन सिंह जी के समय लोकसभा में कितने घोटाले उठते थे। पिछले दौर की आपके विधायकों पर और नेताओं पर आए दिन आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के। आप ये देखिए ना, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बात अलग है, सिद्ध करना बात अलग है। हमने तो चुनाव कांड में मुख्यमंत्री जी को खड़ा कर दिया था कटघरे में, और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। दीपक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि कांग्रेस के पूरे कार्यक्रम धरातल पर है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे जन जागरण यात्रा हो, चाहे घर चलो घर घर चलो अभियान हो, पूरे कार्यक्रम धरातल पर है। और धरातल के साथ साथ जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। आपको भी ये तो आप भी दबी जमान में भाजपा के नेता भी मानते हैं कि हम दौरे इसलिए नहीं कर पा रहे कि मोदी जी ने पेट्रोल बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश का सबसे ज्यादा वेट यदि कहीं पेट्रोल डीजल रसोई गैस पे लगा है तो मध्य प्रदेश में लगा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। आपने कहा था 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज किसान किस कदर आत्महत्या कर रहे हैं। आपने कहा कि अभी बीमा का बड़े बड़े प्रचार किए गए और बीमा की राशि आपने नहीं दी। यदि किसान ने प्रीमियम जमा कराया है और उसका नुकसान हुआ है तब उसे बीमा मिलता है। आपकी सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर बीमा की राशि जो आई वो अपने लोन खातों में जमा कराकर अपनी बैलेंस शीट सुधार दी। निशंक जी, आज ही मकानों के पैसे ट्रांसफर किए गए सीधे खातों में। इसके पहले ये है आपकी सरकार का उड़ते चेहरा। ठीक है, ये कह सकता हूँ दीपक भाई आप अच्छे आदमी हैं। पारदर्शिता का निर्णय ना निशंक जी, लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा देखिए दीपक जोशी जी ने उठाया, जो हमें भी लगता है एक जागरूक मीडिया होने के नाते कि निशंक जी, युवा पीढ़ी जिस कदर तैयार होनी चाहिए थी, कांग्रेस में युवा बहुत हैं जो आपके साथ जुड़ करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है पार्टी। और यह बात बिल्कुल महसूस होती है। यह बात हमें, हमारे साथ हम जब यूथ कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तब भी महसूस होती है, विपक्ष को भी महसूस होती है। और एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमें दिखता है कि यूथ को जितना तवज्जो मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास संगठन में उनके पास अनुभव भी है और युवा जोश भी बहुत बढ़ करके है। और अच्छी बात यह है कि युवा जोश को वहां पर प्लेटफॉर्म मिलता है, वो दिखता है। कांग्रेस में यह स्थिति है कि अभी तो कई जगह पर कमेटियों के गठन नहीं हुए नीचे तक। अब 1 साल बचा है चुनाव में, अभी तक आप लोग संगठन पूरा नहीं खड़ा कर पाए। अभिलाष जी
कांग्रेस में हर पीढ़ी का सम्मान किया जाता है। कांग्रेस यह तो नहीं कर सकती ना कि जब तक परिवार का मुखिया काम करने में सक्षम है, जो हमारी परंपरा है, यदि हमारे परिवार के मुखिया के हाथ पैर चल रहे हैं, वो काम करने में सक्षम है और उसके नेतृत्व में पूरा परिवार एकजुट होता है, तो परिवार के मुखिया का ही नेतृत्व रहेगा ना। इसके बाद समय रहते परिवार का मुखिया ही अपना नेतृत्व अपने बच्चों को दे देता है। इस तरह से पीढ़ी का ट्रांसफर हो जाता है। कांग्रेस में सभी पीढ़ियों का सम्मान है, बुजुर्गों का भी सम्मान है, युवाओं का भी सम्मान है, सभी का सम्मान है। कमेटियां बूथ लेवल की अभी तक गठित नहीं हो पाई है। निशंक जी, 1 साल बचा है, उसको लेकर के कमलनाथ जी को बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई कर दूंगा, मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें चेतावनी देनी पड़ रही है लोगों को। देखिए, यदि 1-2 जगह की कहीं कोई बात थी तो वो भी सब कंप्लीट हो चुकी है और माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल के कार्यकर्ता पर, चाहे वो संगठन में पदाधिकारी हो चाहे कोई हो, उसको जो उसे जिम्मेदारी दी है वो उसको करना पड़ेगा और करना चाहिए। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर पूरी जिला इकाइयां मुस्तैदी से काम कर रही है और आने वाले 2-4 दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप दीपक जी की को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। दीपक जी ने कहा ना भी डिजिटल मेंबरशिप की बात, पन्ने प्रभारी की और पन्ना कमेटी की बात कही। मैं दीपक भाई आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मंत्री थे, मैं विधायक था, उस समय आपकी पार्टी ने मिस कॉल पर कार्यकर्ता बनाने का अभियान चलाया था। क्या आपके कार्यकर्ता क्या करते थे? ठेले वाले का मोबाइल लिया, हाथ रिक्शा वाले का मोबाइल लिया, किसी नौजवान का मोबाइल लिया और आपके यहाँ के कॉल सेंटर को मिस कॉल दे दिया और कह दिया आप मेंबर बन गए। उसे पता ही नहीं है। जब उसके पास से आपकी पार्टी के कार्यालय से या कॉल सेंटर से फोन आया, उसने कहा भैया हम तो आपके यहाँ मेंबर बने ही नहीं, हमसे तो किसी ने फोन लिया तो मिस कॉल कर दिया था। ये हकीकत का एहसास आपको भी है और हमें भी पता है। ठीक है दीपक जोशी जी, मुझे ये बताइए सर कि पिछली दफे भी हमने देखा था सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सत्ता चली गई थी, और अब एक बार फिर बीजेपी उसी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो उन गलतियों से कुछ सबक लिया है क्या बीजेपी ने, और उसे सुधारने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? नहीं, अभी निशंक जी जो कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा था कि अभी कहा कि आपके बूथ पे आपने ठेले वाले से मोबाइल ले लिया, आपने उससे ले लिया मोबाइल, लेके आपने मेंबर बना दिया। अब ये हमारा अभियान 15 दिन का था, जिसमें बूथ पे हमें जाकर एक दिन वहीं रहकर बूथ का वेरिफिकेशन करना था। मैं खुद 3 गांव में गया हूँ, 3 पंचायतों में जाकर मैंने बूथ वेरिफिकेशन का काम किया, जिसमें बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति, शिवराज जी को आपने देखा था गाँव में गए थे और गाँव जाकर उन्होंने इस अभियान में कहीं ना कहीं भाग लिया था। और जहां तक सवाल है इस बात का कि आप जो कह रहे हैं कि 2018 का जो चुनाव था और अब के चुनाव में, हम ये दावे से कह सकते हैं कि जनता, एक नारा जो कांग्रेस ने जुमला फेंका था कि हम 2 लाख तक के कर्जे माफ कर देंगे, समूहों के 50,000 रुपए तक के ऋण को माफ कर देंगे, तो ऐसे जो नारे कहीं ना कहीं लोक लुभावन नारे दिए थे, उस नारे से भी हम चुनाव नहीं हारे। 2 लाख वोट कांग्रेस से ज्यादा थे, 5 सीटें हमें महज कम मिली थी, उसके कारण कहीं ना कहीं हम सत्ता से बहुत दूर रह गए। लेकिन सत्ता में ही रहने वाले लोगों को कहीं लगा कि ये मध्य प्रदेश के हित में ठीक नहीं है, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जो एक बड़ा परिवर्तन आया, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर है। और उस समय भी जो उपचुनाव हुए थे 26 जगह के, उसमें भी शिवराज जी और कमलनाथ जी का चेहरा ही जनता के बीच था। शिवराज जी को लोगों ने पसंद किया। बाद में उपचुनाव आपने देखे, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विजयश्री हासिल करके रही है। आने वाले समय में अगर निकाय के चुनाव होंगे तो उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सफलता के साथ आगे आएगी। ठीक है, इधर निशंक जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम देखते हैं कि जब संगठन की बात आती है तो सारा का सारा प्रेशर जो है कमलनाथ जी के ऊपर है। अरुण यादव जी हमें नजर नहीं आते, दिग्विजय सिंह जी नहीं नजर आते सक्रिय तौर पर, जीतू पटवारी हैं, कई बड़े नेता हैं जो हम देखते हैं कि भूरिया जी हैं, तमाम वो लोग जो इस दौर में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर सकते थे, वो उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आते, जबकि अपेक्षाकृत बीजेपी जो है बहुत संगठित नजर आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस के हर स्तर के नेता जिनके भी आपने नाम लिए वो, और उनके अलावा बाकी भी हर स्तर के नेता सक्रिय हैं और समय समय पे वो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं।
आपको लगता है कि सब संगठित हैं, क्योंकि बार बार इनके बीच अंतर मतभेद की खबरें आती हैं। मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठित है और हम संगठित होकर ही चुनाव लड़ेंगे और 2023 में विजयश्री हासिल करेंगे। आपको अभिलाष जी, अभी आपने हमारे जैन मुनि जी का कुछ सुनाया था, मैं आपके ही चैनल पे मैंने सुना, मैं आपको याद दिला दूं जी। वो मुनि जी बोल रहे हैं, मुनि महाराज बोल रहे हैं कि लोगों में चर्चा है। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि लोगों में ऐसी चर्चा है, लोग मुझसे कहते हैं। और मैं आपको कुंडलपुर का वाक्य भी सुना दूं जी, जो भी आपके कुछ चैनलों ने दिखाया था कि कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुंडलपुर गए और उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया, तो वहां पर ही एक मुनि महाराज ने कहा कि आपको जनता ने तो नकार दिया है और आपको इस तरह की बात का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कल कुंडलपुर में कहा गया। तो मैं पहले तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जैन मुनि महाराज की जो आप ग्वालियर का आप दिखा रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। उन्होंने कहा है कि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद भी यदि चिंता हो तो साल डेढ़ साल के लिए यदि भाजपा यदि और उनको लाना चाहती है या किसी को भी लाना चाहती है, जो भाजपा का मामला है, चिंता करें, भाजपा के नेता चिंता करें। चिंता करने की भाजपाइयों को जरूरत है। कांग्रेस तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अच्छा, दीपक जोशी जी, देखिए बड़ा कॉन्फिडेंस है और निशंक जी को। और एक चीज जो दीपक जी बार बार कहा जाता है, वो एक चीज जो शायद थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है बीजेपी को, एक फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी होता है। पहले हमने देखा था 15 साल है और बीजेपी लगातार कहती रही थी, और बीजेपी के कई नेताओं ने इसी डिबेट में स्वीकार किया है कि जब एक लंबे समय तक सरकार होती है तो लोगों के मन में एक स्वतः ये बात होती है कि हम बदल के देखें, शायद कुछ बदलाव, कुछ अंतर आए सत्ता में बदलाव को लेकर के। और बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक पसंद भी होती है लोगों की। अब लगातार चूंकि 1-1.5 साल का हम वक्त निकाल दें, 1.5 साल का, तो लगातार बहुत लंबा वक्त हो गया है बीजेपी को रहते हुए, तो फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी का भी खतरा रहेगा क्या? नहीं, देखिए निशंक जी अभी बता रहे थे, कांग्रेस में दो चेहरे के अलावा तीसरा चेहरा ऐसा नहीं है जो मध्य प्रदेश में अपनी कोई पहचान रखता हो। बीजेपी में तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हम शिवराज सिंह चौहान से लेकर अपने जिला अध्यक्ष तक को कह सकते हैं अपने जिला के रखता है। लेकिन दूसरा, जैसे आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए हमने भी पार्टी ने अभी जो बूथ वेरिफिकेशन का काम किया, उसमें यही तय किया कि जहां हमें 50% से कम वोट मिले वहां हम 50 से ऊपर कैसे जाएं, और जहां 50 से ऊपर मिले वहां और आगे कैसे जाएं। इसी पे लगातार मंथन चल रहा है और अभी पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक विधायक को कहा कि 15-15 करोड़ के काम आप बताइए। ऐसे कहीं ना कहीं अपने विकास के आधार पर और संगठन के आधार पर जो अभी तक आपने देखा कि 3 चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है, तो ऐसे दृष्टिकोण में 23 का चुनाव भी हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस आज तक वो चेहरा नहीं ला पाई जो चेहरा कहीं ना कहीं जिताऊ हो या टिकाऊ हो। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, पिछली बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या हालत है। अच्छा दीपक जोशी जी, समय चूंकि कम है, मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, फिर मैं जैन जी के पास आऊंगा। दीपक जी, मुझे बस ये जानना है कि ग्वालियर चंबल अंचल एक बड़ा इलाका है और बीजेपी के कई कद्दावर नेता वहां से आते थे। पहले ही बीजेपी वहां मजबूत थी, कांग्रेस के परंपरागत क्षेत्र होने के बाद भी वहां पर टक्कर देती थी, और अब जब से सिंधिया जी आ गए हैं तो लगभग आधी से ज्यादा कांग्रेस भी अब बीजेपी के पास है, ये माना जाता है। तो वहां अब कांग्रेस के अस्तित्व को कैसे देखती है बीजेपी? नहीं, हम तो पहले भी कहते आए, आज भी कह रहे कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारियां लगती है उससे लगता है नहीं कि कांग्रेस पिछली गलतियों से कहीं ना कहीं सुधार लेना चाहती है। आज भी कांग्रेस एक आदमी के भरोसे चल रही है, कांग्रेस का कहीं विस्तार नहीं दिखता। यदा कदा दिग्विजय सिंह जी कई बयानों के माध्यम से दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास भी एक अच्छा लाइनअप है। क्या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करने का प्रयत्न किया जा रहा है? अगर ग्वालियर चंबल संभाग में एक अच्छे नेतृत्व को उन्होंने खोया है तो नेतृत्व को तैयार करना पड़ेगा उन्हें, और नेतृत्व स्थानीय मुद्दों पर तैयार होते। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने भिंड मुरैना या ग्वालियर संभाग में कोई ऐसे रणनीति बनाई जिसके तहत तैयार हो सकता है। निशंक जी, आप ग्वालियर चंबल अंचल के लिए विशेष तौर पर कैसे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि वहां तो बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त माना जाता है, क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस की आपकी पुरानी एक्स कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं उधर शामिल हैं। अब आपको नई पौध तैयार करनी है।
देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। सिंधिया जी के साथ वो गए हैं जिनके पास खोने के लिए कोई पद था। सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं की कोई फौज नहीं गई, वो सब कांग्रेस में ही है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दीपक जी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास पहले भी जिताऊ चेहरा कमलनाथ जी थे और उनके नेतृत्व में सरकार बनी और आज भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और सरकार बनेगी। तीसरी बात दीपक जी, आपने कहा किसानों के कर्ज माफी की बात, मैं जुमले की, आपने कहा जुमला आपकी पार्टी और आपके नेता देते हैं। ठीक है, देश में जुमला दिया 15 लाख रुपए का मोदी जी ने, कमलनाथ जी ने तो 26 लाख किसानों का कर्ज। ठीक है सर, समय का खत्म हो गया निशंक जी। 15 महीने के समय। ठीक है दीपक जी। निशंक जी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है निशंक जी, सर समय खत्म हो गया। निशंक जी सर, समय खत्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कह रही हैं कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन संगठन के स्तर की तैयारियों को लेकर अभी कांग्रेस को बहुत होमवर्क करना है। महिला कांग्रेस को भी सक्रिय करना है और ज्यादातर हमने देखा है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो उतने सक्रिय नहीं जितना कि विपक्ष में रहते हुए चुनाव के ठीक 1 साल पहले उन्हें नजर आना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के पास इस वक्त सत्ता भी है, उनके पास बड़ा संगठन भी है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी पिछली दफे एक बार जनता ने नकारा था, कुछ सीटों से ही सही पर सत्ता से दूर कर दिया था। तो चिंता तो दोनों ही पार्टियों को होनी है। अब इस चिंता को दूर करने के लिए दोनों पार्टियां कोशिश कितनी करती हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशंक जैन जी, दीपक जोशी जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आपका यह प्यार इसी तरह से मिलता रहे। नमस्कार।